कल प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में एक सवाल पूछा है किसी ने कि जो करंट का जो वायर होता है, कॉपर वायर, उसको स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप में क्यों डिवाइड करते हैं, उसका जवाब भी देख लेते हैं। करंट जो होता है बेसिकली, करंट इज अ सरफेस फिनोमेना। एक लाइन बताना था, करंट सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेना का मतलब इलेक्ट्रिसिटी सरफेस पर फ्लो करता है। जो इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉन हम लोग सरफेस से निकालते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी उतना ही देते हैं जितना कि पेनिट्रेट हो पाए। सरफेस में फ्लो करने का मतलब होगा कि अगर ये कंडक्टिंग वायर होगा तो इस कंडक्टिंग वायर के सरफेस पर इस तरह से करंट फ्लो करता है। इनसाइड ज्यादातर नहीं करता है। तो सरफेस एरिया याद रखना है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो वायर को अगर सपोज करते हैं कि वायर है, इस वायर को स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप में अगर ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने से क्या होगा कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाता है। तो हम लोग याद क्या रख सकते हैं, सिंस करंट इज अ सरफेस फिनोमेना, सो नंबर ऑफ करंट, नंबर ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to the surface area and current is directly proportional to number of electrons. So current is also proportional to the surface area. इसका मतलब होगा अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कॉपर वायर को स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप में ब्रेक कर देते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ करंट मिले और हमको ज़्यादा करंट मिलेगा। ये था उस सवाल का जवाब। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आज का क्लास वोल्टेज से रिलेटेड है, तो इस क्लास में हम पढ़ते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज को फील करना है, बहुत सारा चीज़ सीखना है वोल्टेज में। वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसका नाम होता है। वोल्टेज का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। अच्छा, समझने के लिए अच्छा, तो इसका दो तरह का डेफिनेशन होता है। एक डेफिनेशन होता है प्रैक्टिकल, एक डेफिनेशन होता है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे जो बुक में दिया जाता है, और प्रैक्टिकली समझने के लिए, फील लाने के लिए एक डेफिनेशन इसका होता है जिससे कि पता चल जाए कि वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज को हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं। वोल्टेज इज नथिंग but it is the electrical pressure which is used to push the electron from one point to other point. This is the definition. और मेजर करने के लिए जो डेफिनेशन होता है बुक में वोल्टेज का, उसको हम लोग लिखते हैं वर्क और चार्ज के टर्म में रिलेट करते हैं ताकि उसको हम लोग मेजर कर पाए। बेसिकली वोल्टेज वही है जो प्रेशर है, बस प्रेशर क्या करता है, किसी को पुश करने का काम करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे टंकी वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, ये मान लेते हैं घर में वाटर टैंक है 1000 लीटर का, और एक अदर वाटर टैंक यहाँ पे है, ये भी 1000 लीटर का है। दोनों में वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो भी सेम है, वाटर का कंसंट्रेशन सेम है। सेम नहीं लेते हैं, सेकंड फर्स्ट केस में लेते हैं कि दोनों में वाटर का कंसंट्रेशन अलग है। तो वाटर का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा, दोनों को अगर कनेक्ट करेंगे एक पाइप के थ्रू तो क्या होगा, इस टैंक का पानी अपने से इस टैंक में फ्लो करने लगता है बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा सपोज करते हैं, 500 लीटर है, यहाँ पर 200 लीटर है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का चेंज हो गया, पानी खुद से खुद इधर फ्लो करेगा। लेकिन नेक्स्ट केस में अगर वाटर का कंसंट्रेशन सेम ले लेते हैं तो किधर का पानी किधर जाएगा, तो वाटर अभी फ्लो नहीं करा कहीं का भी पानी किधर में, और हम चाहते हैं कि टैंक 1 का वाटर टैंक 2 में चला जाए। उसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ अप्लाई करते हैं। अब वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो अप्लाई करते हैं हम लोग, वो क्या करता है कि इधर का वाटर को पुश करेगा, इसका वाटर इसमें आ जाएगा, जबकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों में क्या है, सेम है। तो
जो काम यहाँ प्रेशर कर रहा है और प्रेशर लगाने के लिए हम लोग साइड से कोई डिवाइस यूज करते हैं, कभी कहीं पर मोटर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, उतना ज़्यादा एलिजिबल नहीं है कि वो यहाँ को वाटर को यहाँ ले जाए वाटर कंसंट्रेशन के लिए। अलग से एक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऐड करके हम लोग ये काम कर देते हैं। लेकिन यही काम जब सर्किट में करेंगे, यहाँ तो वाटर को ले जाना था, सर्किट में हमको इलेक्ट्रॉन को करंट के लिए इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए एक प्रेशर चाहिए, क्योंकि वायर के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो खुद से इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसको फ्लो करवाते हैं जबरदस्ती। जब डेलिबरेटली उसको फ्लो करवाएंगे तो हमको एक एक्स्ट्रा डिवाइस भी चाहिए होगा और एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। तो जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं हम लोग, उसको नाम दे दीजिए वोल्टेज के फॉर्म में। मेजर करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा होगा पर यूनिट ऑफ चार्ज, उसी को हम लोग वोल्ट कर देते हैं। फर्दर उसको जनरलाइज कर देंगे। और जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको पुश करने के लिए, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का नाम बैटरी है। तो वोल्टेज को अब दो तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि जो वोल्टेज होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रेशर ही होता है। उसको समझने से पहले, इलेक्ट्रिकल प्रेशर को समझने से पहले पोटेंशियल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। पोटेंशियल सीधा रिलेटेड होता है वर्क से, तो वर्क के डेफिनेशन को ही हम लोग रिलेट करते हैं इसके अंदर। लेकिन चूंकि यहाँ पर चार्ज को हम लोग ब्रिंग करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसीलिए इसमें टर्म ऐड कर देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो पहला डेफिनेशन हम लोग को समझ लेना है बेसिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल पोटेंशियल नहीं लिख के लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन नोट हो जाएगा, इट इज defined as the amount of work needed to bring a unit positive charge from infinity to a point in space। अब उस स्पेस में पहले से कोई चार्ज है कि नहीं है, हो भी सकता है चार्ज, नहीं भी हो सकता है। अगर चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट काम करेंगे, नहीं होगा तो वर्क जीरो होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं स्पेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन। इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय V। मैथमेटिकली अगर इसको लिखना चाहते हैं पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, दैट इज डिनोट करेंगे V से, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा W, चार्ज अपॉन हो जाएगा, चार्ज बोले तो Q, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो वोल्टेज का SI यूनिट यहाँ लिख लेते हैं, SI यूनिट ऑफ द वोल्टेज। देन SI यूनिट अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर है वर्क डन का यूनिट होता है जूल, यहाँ चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो जूल पर कूलम इसका ऐसा यूनिट हो गया। इसी को हम लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं। किसका नाम से जानेंगे? वोल्ट के नाम से, यही कहलाता है वोल्ट। क्वांटिटी कैसा है? देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इट कैन बी added by simple algebraic method। सिंपल algebraic method दैट इज, अगर आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना होगा, 3-4 तरह का वोल्टेज दिया है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन।
डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, सपोज कर लेते हैं V1 इजिकल टू, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि V1 इजिकल टू 5 वोल्ट दिया हुआ है, V2 इजिकल टू 3 वोल्ट दिया हुआ है, देन टोटल V1 का प्लस V2 निकालना होगा, तो सीधे क्या करेंगे 5 + 3 8 वोल्ट ये होगा रिजल्टेंट। माइनस कब होगा प्लस कब होगा ये हम लोग देखेंगे, किरचॉफ में पढ़ेंगे उस समय। और फिलहाल समझना है कि अलजेब्रिक एडिशन का मतलब होता है कि वोल्टेज अगर अलग अलग पॉइंट पर दिया हुआ हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। डायरेक्शन के लिए उतना परेशान नहीं होना है, डायरेक्शन को ध्यान रखने के लिए। ओके, और कुछ पॉइंट और लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद। कुछ पॉइंट मतलब स्केलर क्वांटिटी के बाद पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड, पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से इसको मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर ऐसा दिखता है, इसको ऑलवेज पैरेलल में लगाते हैं, ऑलवेज पैरेलल। क्यों लगाते हैं, 10 क्लास में तो नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना है। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है इसका, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। इनफाइनाइट क्यों होता है उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानना काफी है। उसके बाद एक टर्म और हम लोग पढ़ लेते हैं पोटेंशियल के बारे में। बता देते हैं कि इट कैन बी एनालाइज्ड बाय कंसीडरिंग द पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल प्रेशर। जो काम प्रेशर करता है वही काम ये भी करेगा। स्केलर क्वांटिटी के बाद समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को 2-3 टर्म में डिवाइड कर दिया है आगे जाके। एक तो हम लोग पढ़ते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से, और एक पढ़ते हैं हम लोग ईएमएफ के नाम से। तो फर्दर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही 2 नाम हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है ईएमएफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस दोनों में इसको बांट के हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे आगे। 10th क्लास में ईएमएफ उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, 12th क्लास में बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। उससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा टर्म नहीं, यहाँ पर डिफरेंस वर्ड आ गया। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग a charge from one point to other point in a electric circuit, in an electric circuit. So अब इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट लेट से दिस इज दी सबसे बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, जिसके अंदर यह है बैटरी, यह है की, यहाँ पर हम सर्किट में इसको जोड़ देते हैं मीटर, इसके पैरेलल हम लोग कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव और ये की है। सिंपल सा डायग्राम लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से ले जाए बी पॉइंट तक ले जाए, अगर इसका मतलब होगा कि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, अपने से इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस के थ्रू, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश करके यहाँ तक ले जाते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए जो डिवाइस लगाए हैं बैटरी है, बैटरी को काम कर देगा पुश करने का। तो लिखेंगे कैसे इसको? तो लिखने का टर्म क्या है, मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिखते हैं मैथमेटिकली अगर लिखना चाहेंगे तो ही पोटेंशियल, इसका डिफरेंस कौन सा दो पॉइंट के बीच में लेना है, तो ए बी रहता है। क्या लगेगा यहाँ लिखेंगे ए बी, मतलब फ्रॉम ए टू बी, इसको पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड अपॉन क्यू। सो एक तरीका से लिख सकते हैं VAB कैन आल्सो बी रिटन एज VAB कैन आल्सो बी रिटन एज VB minus VA, that is WAB means work done WB minus WA by Q। इसी को हम लोग एक साथ लिख देते हैं W by Q। लेकिन अगर इसको लिखना पड़े इस तरह से तो समझ लेना है कि VB minus VA का मतलब क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल है। लोअर पोटेंशियल पर कौन है, ये है, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल A है और यहाँ का पोटेंशियल B है। तो VAB का मतलब हमेशा होता है पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A डिवाइडेड बाय चार्ज। इसका भी SI यूनिट वोल्ट ही होता है, इसका भी SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होगा। और स्केलर क्वांटिटी ये भी होता है। इसको भी मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो वोल्ट मीटर ही होता है, जिसको कि हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें क्या दिक्कत है, पोटेंशियल में चार्ज को इनफाइनाइट से लाते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में एक सर्किट के ही किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेते हैं, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब ये VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q, तो अगर हम मैथमेटिक्स से या फिर एक क्वेश्चन के थ्रू समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी ले लेते हैं या फिर इसमें यूज कैसे किया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल, ज्यादा समझ में। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, सपोज if 18 joule of work is required to bring 6 coulomb of charge from point A to B in an electric circuit, if point A is at 15 volt, then calculate the potential of point P। अगर ये सवाल है, सवाल क्या है बना देते हैं, पॉइंट A है एक पॉइंट B है, इस पॉइंट से A से पॉइंट B में 6 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कराना है। शिफ्ट कूलम चार्ज को शिफ्ट कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए वो 18 जूल चाहिए, और यहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ है VA इज इक्वल टू 15 जूल। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा ये निकालना है। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, VAB दैट इज VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। VB we have to find, VA is given 15 volt, VA is 15 volt, work done is 18 joule and charge is 6 coulomb, then 6 3 is 18, VB is equal to 15 plus 3 that is 18 volt, यानी कि पोटेंशियल ऑफ B is 18 volt। तो पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, 18 वोल्ट है यहाँ का 15 वोल्ट पोटेंशियल है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, बुक में डिटेल में नहीं देता है 10 क्लास में, लेकिन सवाल चाहे तो यहाँ से फ्रेम कर सकता है। तो VAB को हम लिखते हैं VB माइनस VA, पढ़ने के लिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम B माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट A माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट B। ये है पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस जरूरत बता दिए, पुश करने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है, क्योंकि बिना कोई अपने से करंट फ्लो नहीं करता। एक वायर होगा, सपोज कर लेते हैं एक वायर है, देखने से लग रहा है कि ये जो वायर होगा इसके अंदर हर जगह इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन तो सेम ही है,
तो यहाँ से उठा के इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ ले जाना चाहेंगे तो अबाउट क्या होना चाहिए, जीरो। देखने से लगता है थ्योरेटिकली जीरो होगा, बट प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता। इस पॉइंट को पोटेंशियल VP और इस पॉइंट को पोटेंशियल A होगा, क्योंकि आइडियल वायर जो होता है आइडियली इसको जीरो मानते हैं। प्रैक्टिकली पोटेंशियल कहीं जीरो होता नहीं है। हम लोग आइडियली ऐसा एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल जीरो है, चार्ज का कंसंट्रेशन सब जगह सेम है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो पोटेंशियल वेरी करता है। चार्ज को ले जाने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, EMF, अब EMF में क्या है, थोड़ा सा स्मॉल समझ लेते हैं EMF के बारे में, उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस से कितना अलग है और कैसे अलग है ये समझते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को सर्किट के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तब कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सर्किट में इलेक्ट्रॉन को पूरा एक राउंड, एक क्लोज राउंड ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा, एक कंप्लीट क्लोज राउंड बैटरी के अंदर से भी, तब उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डेफिनेशन से अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज the amount of work required to bring charge in complete one revolution through the बैटरी के साथ भी चार्ज को, मतलब अगर ये बैटरी है और ये सर्किट बना दिए, यहाँ प्रपोज करते हैं रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर उठाते हैं इस पॉइंट से नेगेटिव टर्मिनल से, तो नेगेटिव टर्मिनल से लेके फिर पॉजिटिव में जाना, पॉजिटिव से वापस एक कंप्लीट राउंड लेके वापस यहाँ तक आ जाने में जो वर्क होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसका भी SI यूनिट वोल्ट ही होता है। SI यूनिट की अगर बात कर लें तो इसका भी SI यूनिट वोल्ट होता है। डिफरेंस क्या है कि याद रखने के लिए डिफरेंस ये है कि EMF जो होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, वो हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। बस एक बात है, बराबर भी हो सकता है तो मैक्सिमम केसेस में ज़्यादा ही होता है। इस सर्किट में यहाँ जो भी लिखते हैं एक्चुअली वो लिखाता है E। इसको समझने के लिए क्या है, इसको अगर क्लियर से समझते हैं, डायग्राम और ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि सर्किट में 2-3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 2-3 रेजिस्टेंस को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो इसका जो टोटल पोटेंशियल होगा, इसका क्या है, टोटल पोटेंशियल को ही हम लोग EMF कहते हैं। टोटल पोटेंशियल अगर E है और इसके थ्रू जो खत्म हो रहा है, यानी कि जो हमको वर्क कराना पड़ा रेजिस्टेंस के थ्रू, वो V1 पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के थ्रू V1, R2 के थ्रू V2 है और R3 के क्रॉस V3 है। देन टोटल EMF इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर आइडियल केस में लेंगे तो EMF बराबर होगा, लेकिन ऐसे ही बराबर कभी होता नहीं है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ज्यादा होता है। एक डिफरेंस तो ये है। सेकंड डिफरेंस ये है कि EMF इज ऑलवेज कैलकुलेटेड या मेजर्ड, EMF इज ऑलवेज कैलकुलेटेड और मेजर्ड इन ओपन सर्किट। EMF हमेशा ओपन सर्किट में कैलकुलेट होता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज्ड सर्किट में मेजर होता है। EMF हमेशा ओपन सर्किट में मेजर करते हैं। अब पोटेंशियल यानी कि मान लो घर के अंदर जो बैटरी है, बैटरी जो हम लोग खरीद के लाते हैं, उस समय जब शुरू में बिना यूज करा था उसको EMF कहते हैं। यूज करने के बाद उसका फिर घटने लगता है EMF, 5 वोल्ट होगा तो लेस देन 5 वोल्ट हो जाएगा, अब वो बाद में पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। और शुरुआत में EMF होता है, यानी कि EMF को हमेशा हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओपन सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस को क्लोज सर्किट में। एक डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस बताया कि जो मैग्नीट्यूड होगा EMF का, वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा, EMF का मैग्नीट्यूड ज़्यादा या बराबर होगा किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। बेसिक कंडीशन यही है EMF के बारे में। और अब बैटरी के अंदर देखना, बैटरी का फिनोमेना देखना, तो बैटरी लेके देख सकते हैं एनोड कैथोड के अंदर कैसे करंट फ्लो करता है। सीबीएसई 10th में उतना ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए। अब क्या है, पोटेंशियल को हम लोग स्टडी कर लिए। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो पुश करता है इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक जाने में। करंट के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि करंट जो होता है फ्लो ऑफ चार्ज होता है।
तो पोटेंशियल में और करंट में क्या रिलेशन है, अभी तो स्टडी किए हम लोग अलग अलग, दोनों के बीच में रिलेशन है, क्या होता है। उस रिलेशन को सबसे पहले ओम्स नाम का साइंटिस्ट स्टेब्लिश किया था और बताया था कि हाउ द पोटेंशियल इज रिलेटेड विद द करंट, फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। इसीलिए ओम्स लॉ आया। इसके बाद ओम्स लॉ में ये बताया गया है कि पोटेंशियल और करंट के बीच का रिलेशन क्या है, यानी ओम्स लॉ इज बेसिकली स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एंड द वोल्टेज, सॉरी करंट। तो ओम्स लॉ इसका हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it, that is current flowing is directly proportional to potential। अभी बताया ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा हमको करंट मिलेगा। तो रिलेशन सीधा है कि करंट जो होगा वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से जब साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट आता है R का, तो यहाँ रिलेशन निकल के आता है V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called रेजिस्टेंस। R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ के बाद एक नया टर्म हम लोग को मिल गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करने के लिए एक नया टर्म हम लोग को इंट्रोड्यूस हुआ है। अब हम लोग रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे यहाँ के बाद से कि रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद वोल्टेज और करंट का रिलेशन में आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होता ही है, दिख गया यहाँ से ओम्स लॉ के हिसाब से। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ का सीधा स्टेटमेंट है। जैसे ये पता चलता है कि हाउ द वोल्टेज इज रिलेटेड विद द करंट। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, यहाँ से सवाल आता है एग्जाम में, इसलिए समझ लेते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा अगर वोल्टेज और करंट को, डायरेक्टली रिलेशन होगा तो एक्स वाई एक्सिस पर इसको हम लोग दिखाते हैं, दो ग्राफ बना लेते हैं समझने के लिए। यदि एक्स एक्सिस इट इज द वाई एक्सिस, हियर दिस इज ओरिजिन। V इज इक्वल टू आई आर। अब एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को रखना है कि एक्स एक्सिस पर करंट को रखना है। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है ज्यादातर हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते, कहीं भी किसी को रख सकते हैं। वैसे रूल कहता है कि एक्स एक्सिस को चूंकि इंडिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं, इसीलिए उस पर उस क्वांटिटी को रखा जाए जो इंडिपेंडेंट इन नेचर होता है। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन में हम लोग किसी को भी किसी पर रख देते हैं। बाद बाकी जहाँ पर इस तरह का डायरेक्ट फॉरवर्ड रिलेशन नहीं होता है वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि किस एक्सिस पर किस क्वांटिटी को रखा जाना चाहिए, अदरवाइज रिलेशन उल्टा आता है। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए हम लोग इस एक्सिस पर एक बार V को रख देते हैं, V इन वोल्ट, एक बार इस एक्सिस पर I इन एम्पियर रखेंगे। अगर यहाँ I रखेंगे तो इस एक्सिस पर हमको वोल्टेज रखना पड़ेगा। यहाँ अगर वोल्ट रखें तो यहाँ पर रखना पड़ेगा करंट। अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा तो हमेशा ओरिजिन से पास होता है, हमेशा ओरिजिन से पास होता है। और स्ट्रेट लाइन होगा, पास कहाँ से करेगा, ओरिजिन से। कभी कभी एग्जाम ये पूछता है कि क्या इसको हम लोग फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं क्या, नेगेटिव में कि ओरिजिन के पास छोड़ दें। बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाएंगे तो भी करंट का वैल्यू वही मिलेगा। अभी क्या है, एक्सटेंड इट थ्रू द ओरिजिन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम पूछा कि अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, होगा कोई नहीं, वही रिजल्ट मिलेगा। बहुत कोई बोलता है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होता है। स्लोप जब निकालेंगे इसका, अभी करके देखते हैं, स्लोप निकालेंगे तो वही रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ पर इस ग्राफ और इस ग्राफ में फर्क क्या है, आखिर दोनों एक ही है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस को समझ लेते हैं।
जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं आई वर्सेस वी में, तब इसका स्लोप जो होगा, स्लोप अगर निकालेंगे इसका, देन स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। यहां पर अगर स्लोप निकालेंगे स्लोप, देन ये मिलेगा आपको डेल v अपॉन डेल आई। इस फिगर इस रिलेशन से v इज इक्वल टू आई आर से r इज इक्वल टू v अपॉन आई। चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, दैट इज स्लोप विल गिव द रेजिस्टेंस, स्लोप विल गिव द रेजिस्टेंस। अगर ग्राफ i वर्सेस v में है तो स्लोप जो होगा वो डायरेक्ट क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर ये थीटा लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा i, यहां v, देन स्लोप इज इक्वल टू राइज बाय रन, सो डेल्टा i अपॉन डेल्टा v। अब यहां रिलेशन से इसको ऑपोजिट आ गया, यानी इसका जो स्लोप देगा वो 1 बाय r देने वाला है। क्या देने वाला है, 1 अपॉन r। अगर ये ग्राफ बना हुआ होगा तो इसका स्लोप निकालेंगे तो 1 अपॉन r मिलेगा, और अगर ये होगा तो इसका स्लोप निकालेंगे वो डायरेक्ट रिलेशन r का देता है। इससे फायदा क्या होगा, क्या सीखे इससे, स्लोप अगर उल्टा ही दे रहा तो क्या होगा, न्यूमेरिकल में अगर ये पूछ देगा, 2-3 ग्राफ देखिएगा, मुझे पूछेगा अगर ग्राफ बना हुआ वर्सेस आई वर्सेस v में, और 2-3 ग्राफ बना के दे दिया, बोला कि 2-3 मटेरियल है, R1 R2 R3 सबका रेजिस्टेंस होगा, तो किस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, ऐसा ग्राफ पूछता है। तो यहाँ पर अगर I वर्सेस V होगा तो हमको पता है कि स्लोप जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस का आ रहा है। स्लोप जो है वही रेजिस्टेंस है, लेकिन इस केस में अगर देखेंगे तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। या फिर एंगल के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पर थीटा जो एंगल है tan थीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि स्लोप जो होता है उसको m से डिनोट करते हैं, और मैथमेटिक्स में इसको tan थीटा कहा गया है। तो थीटा और रेजिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन हो गया, यानी कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर 2-3 ग्राफ दिया हुआ होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, इसमें जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। 1-2 क्वेश्चन करके देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है स्लोप से रिलेटेड, दैट इज करके देखें। अगर मान लेते हैं यहाँ पर v है और यहाँ पर i है, और 3 ग्राफ दिया हुआ है मेरे पास इस तरह से, अब बोलेंगे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो पूछेगा कि R1 R2 R3 में मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है, या फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, रेजिस्टेंस के बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, घटते हुए क्रम में सजाइए, ऐसा वैसा। अगर तो ध्यान देखना है कि स्लोप हम अभी पढ़े थे कि थीटा जो होगा वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, तो थीटा निकालते कैसे हैं, इसका भी शॉर्टकट समझ लेते हैं। जो लाइन y एक्सिस से जितना नजदीक होगा स्लोप उतना ही ज्यादा होगा, इसे इसको याद रखना है। हर जगह मैथमेटिक्स तो नहीं लगा सकते, मैथमेटिक्स ही है बट डायरेक्ट एप्लीकेशन लगाना है। जो लाइन y एक्सिस से जितना नजदीक होगा स्लोप उसका उतना ही ज्यादा होगा। कब, जब y वर्सेस v होगा तब। तो इसमें से ये अगर थीटा 1 है तो ये कितना होगा, थीटा 2 होगा, और ये कितना होगा, थीटा 3 होगा। इसका मतलब हो गया कि थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंड थीटा 1। सबसे ज्यादा थीटा 1 होगा, सो R3 विल ग्रेटर देन R2 एंड R2 विल ग्रेटर देन R1। ये इसका आंसर हो गया। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। और स्लोप कैसे पता करते हैं, तो जो लाइन y एक्सिस जितना नजदीक होता है, जितना क्लोज होता है, उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होता है, मैक्सिमम यानी इंक्रीजिंग होता है। अगर इसी ग्राफ में सेम क्वेश्चन को ऐसा दे दिया होता, अगर 3 मटेरियल है, तीनों का रेजिस्टेंस है, दिस इज R3, दिस इज R2 और दिस इज R1, यहाँ पर आपके पास करंट और यहाँ पर वोल्टेज लेता है। इस केस में इस वन इज थीटा 1, इसमें थीटा 2 और इसमें थीटा 3। अब पूछेगा इसका वैल्यू ज्यादा होगा, हमको पता है कि अगर v वर्सेस i होगा स्लोप 1/r होगा, रेसिप्रोकल होगा। देन थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंड थीटा 1, रेसिप्रोकल अगर होगा देन यहाँ पर लिख देंगे R3 की साइन को बदल देना है, यानी अब R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। R1 है विल है मैक्सिमम रेजिस्टेंस और R3 विल है मिनिमम रेजिस्टेंस। यहाँ पर R3 जो होगा वो रखेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये तरीका हम लोग स्लोप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3-4 क्वेश्चन पूछ देता है, कभी टेम्परेचर निकालने के लिए दे देता है। अभी हम लोग आगे जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो जानेंगे कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, तो फिर हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल इसको मिटा देते हैं, इतना काफी। अब यहां पर ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में ये बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा, उसका जवाब हम लोग को रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में मिलेगा कि रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है।
उसमें समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस क्यों कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, जो फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि क्यों ओम्स लॉ के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया है। लीनियर का केस होने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। आगे भी लीनियर किसको बोलते हैं, लीनियर क्या होगा, कब लीनियर होगा कब, तो आगे नॉन ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत कुछ क्लियर होगा। रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट स्लाइड जब हम लोग बनाएंगे उसमें करंट, चार्ज, वोल्टेज, इस तीनों के बेसिस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे और अगला टॉपिक में रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। जिनका डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डालें, उनको जवाब मिलेगा। थैंक यू।